तो चलिए खबरों का रुख करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गुजरात में फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 5 सितंबर तक कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 11 जिलों में बाढ़ से हालात काफी खराब हो गए हैं। दिल्ली समेत यूपी के कई जिलों में भारी बारिश हुई है और अगस्त में बरस रहा मानसून सितंबर के शुरुआत में भी कई राज्यों के लिए आपातकाल बन सकता है। मौसम विभाग ने गुजरात में बाढ़ जैसे हालातों के लिए एक बार फिर अलर्ट जारी कर दिया है। गुजरात के कई जिलों के मौसम विभाग ने भारी बारिश की 5 सितंबर तक चेतावनी जारी की है। इससे पहले गुजरात में तेज बारिश के चलते समुद्र किनारे सोमनाथ, वेरावल, द्वारका, पोरबंदर और वडोदरा समेत 11 जिलों में हालात काफी खराब हैं और ऐसे में एक बार फिर गुजरात में भारी बारिश लोगों के लिए और ज्यादा परेशानी बढ़ा सकती है। दूसरी तरफ दिल्ली समेत यूपी में बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों में कई जिलों में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। तो कहां-कहां अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से? गुजरात, ओडिशा, मणिपुर, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, असम, मिजोरम और केरल। तो ये तमाम जगह जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र में भी, मेघालय, त्रिपुरा, कर्नाटक, राजस्थान, गोवा, नागालैंड। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के बाद हालात काफी खराब हैं। तस्वीरों में देखिए आप कि बारिश में कैसे किस कदर लोग परेशान हो रहे हैं। बाढ़ में घर के घर आधे डूब चुके हैं और इस पानी को लोग पार कर गुजरने पर मजबूर हैं। भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए विधायक वसंत कृष्ण प्रसाद मौके पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को राहत बचाव कार्य तेजी के साथ करने के निर्देश दिए और लोगों को इस बात का भरोसा दिलाया कि ऐसे मुश्किल वक्त सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। सभी लोगों को बचा लिया जाएगा। तो लगातार हो रही बारिश से हाल बेहाल है और देखिए किस तरह से आधे घर जो हैं वो डूबते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के घुटनों के ऊपर तक पानी निकल गया है। आप विधायक जी को भी देख सकते हैं मुआयना करते हुए इलाके का। लेकिन इन सबसे फर्क क्या पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। और विजयवाड़ा की बात कर लें तो वहां पर भूस्खलन और भारी बारिश से काफी हालात खराब हो चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं विजयवाड़ा की हैं। यहां लगातार हुई बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं जिसकी वजह से इलाके में पानी ओवरफ्लो हो गया है। इस बीच ग्रामीणों में बहते पानी में व्यक्ति को बामुश्किल बचाया गया। लेकिन ये हालात देखिए जो अपने आप में भयावह मंजर है। विजयवाड़ा में भारी बारिश से 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 से ज्यादा लोग घायल हैं। तो वहीं भारी बारिश का असर लोगों की जिंदगी के साथ साथ रोजमर्रा की सुविधाओं पर भी पड़ रहा है, क्योंकि रोजमर्रा की चीजें लोग कहां से लाएं और कैसे लाएं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। तो विजयवाड़ा में भूस्खलन की वजह से घर गिर गया जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। 5 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बारिश ने रफ्तार पर ब्रेक जरूर लगाया है और विजयवाड़ा से गुजरने वाली 20 ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। ब्या 882 मिलीमीटर मानसून सीजन में बारिश हुई है। गुजरात में बाढ़ और बारिश से जो तबाही मची है आप देखिए उसके आंकड़े आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 50% औसत से ज्यादा बारिश हुई है और 18 बाढ़ प्रभावित जिले बताए जा रहे हैं। 18,000 सुरक्षित जगहों पर लोग जो हैं वो शिफ्ट कर दिए गए हैं। 1200 को रेस्क्यू किया गया है टीम्स के द्वारा और 30 लोगों की हालांकि मौत भी हो गई है। और अगर मानसून मीटर की बात करें गुजरात की तो सामान्य से अधिक बारिश 105% पूर्व मध्य गुजरात में दर्ज की गई है।
87% उत्तरी गुजरात में दर्ज की गई है। इसके अलावा अगर बात करें दक्षिण गुजरात की तो 111% दर्ज की गई है। कच्छ में 177% और 124% सौराष्ट्र में दर्ज की गई है। तो गुजरात पर अभी लेकिन आफत आना बाकी है, क्योंकि येलो अलर्ट जो है वो 1 सितंबर का जारी किया गया है। दोहाद में कहा जा रहा है कि 1 सितंबर को बारिश होगी, भारी बारिश होगी। छोटा उदयपुर में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। नर्मदा में भी ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है 2 सितंबर का। भरूच में 2 सितंबर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट 3 सितंबर का आणंद, सूरत में जारी किया गया है। इसके अलावा वडोदरा, डांग, वलसाड़ में भी येलो अलर्ट 3 सितंबर का जारी किया गया है। छोटा उदयपुर, तापी, भावनगर येलो अलर्ट 3 सितंबर के लिए जारी किया गया है। कच्छ में 4 से 5 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। सौराष्ट्र रीजन में भी येलो अलर्ट 4 से 5 सितंबर का जारी किया गया है। और इस बार मानसून का असर राजस्थान में खूब दिखाई दिया। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इस मानसून सीजन में पूरे प्रदेश में 557 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 50% ज्यादा है। तो पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में 2 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग में अगले 2 से 3 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। यानी राजस्थान में भी अभी मानसून से लोगों को फिलहाल छुटकारा नहीं मिलता दिख रहा। लिहाजा ऐसे वक्त में लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। और वहीं साइक्लोन अस्ना अब ओमान की तरफ बढ़ने लगा है। अस्मा साइक्लोन की वजह से गुजरात में भारी बारिश हुई थी, लेकिन अब इस साइक्लोन के ओमान की तरफ बढ़ने के मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं और राहत की सांस ली है। गुजरात के कच्छ तट पर बना साइक्लोन अस्ना अब ओमान की तरफ अरब सागर में चला गया है। राहत की बात ये रही कि गुजरात में अस्ना से ज्यादा तबाही नहीं हुई। माना जा रहा है कि भारतीय तटरेखा से दूर दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ने से पहले उत्तर पश्चिम की ओर अस्ना की रफ्तार कायम रहेगी। तो अभी हमारा मानसून ट्रफ काफ़ी साउथ ऑफ इट्स नॉर्मल पोजीशन है। एक हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन आसना जो आपका गुजरात क्रॉस करके नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में है, वो धीरे धीरे वेस्टवर्ड मूव करे, वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड्स, आगे फिर वो वेस्ट साउथ वेस्टवर्ड्स मूव करेगा। तो ये अवे फ्रॉम द इंडियन कोस्ट लाइन जा रही है। मौसम विभाग ने पहले कहा था कि क्षेत्र में बना गहरा दबाव शुक्रवार तक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। एहतियात के तौर पर गुजरात में करीब 3,500 लोगों को सुरक्षित इलाकों में भेज दिया गया है। कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को पक्के मकानों में शरण लेने की सलाह दी गई है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान की आशंका व्यक्त करते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की अलग अलग जगहों पर सुबह तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ साथ अलग अलग जगहों पर आंधी तूफान की भी भविष्यवाणी की है। अभी आज जैसे हमारा आप देखेंगे तो पूरा यहाँ पर आपका तेलंगाना और कोस्टल आंध्र प्रदेश में हमारा रेड अलर्ट है, और मेनली हम सेंट्रल कोस्टल आंध्र प्रदेश के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मगर पूरा आंध्र प्रदेश में आज भारी वर्षा होगी। विजयवाड़ा में भारी बारिश के दौरान भूस्खलन की वजह से घर ढह जाने से 2 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बड़े पत्थर लुढ़क कर मोगल राजपुरम इलाके के पास पहाड़ी ढलान पर बने घर पर गिर गए। కొండ ప్రాంతం సున్నపట్టిన సెంటర్ కొండ ప్రాంతం మాచవరం నుంచి కొండ ప్రాంతంలో కొండ చర్యలు విరిగిపడి దాన్ని కూడా బోల్డర్ పెద్ద పెద్ద బోల్డర్స్ కూడా దొరికి కింద పడటంలో అది పక్కన కొండకానుకున్న ఈ హట్స్ మీద గుడిసెల మీద పడి ఆ గుడిసెలో ఉన్న వాళ్ళకి ప్రమాదం వాటిల్లింది.
దాంట్లో భాగంగా కొంతమంది ఒక ముగ్గురిని బయటికి తీయడం జరిగింది. తర్వాత ఒక అమ్మాయి మేఘన అని, ఒక అమ్మాయి లక్ష్మి అని చనిపోవడం జరిగింది. ఇంకా దాని కింద ఎవరు ఉన్నారా లేదా అనేది ఇక మనకు క్లారిటీ లేదు. బౌలర్స్ డ్యూ టు హెవీ రైన్స్ వల్ల, తర్వాత అవి రోడ్స్ కూడా క్లియర్ లేకపోవడం వల్ల, చిన్న చిన్న సందులు కావడం వల్ల జేసీబీలు వెళ్ళడం కూడా వీలైన పరిస్థితులు ఉంటే అక్కడ ఉన్న చెట్లను కూడా నరికేసి జేసీబీని తీసుకొచ్చేసి ఇప్పుడు రెస్క్యూ ఆపరేషన్ స్టార్ట్ చేశారు. विजयवाड़ा में पिछले 24 घंटों से भारी बारिश हो रही है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में ऑटोनगर कॉलोनी में कई जगहों पर पानी भर गया है। लोगों के मुताबिक उन्होंने इससे पहले ऐसी बाढ़ नहीं देखी। నేను గత 32 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడే ఉంటున్నాను ఆటోనగర్ కాలనీలో. నా జీవితంలో ఇంత నీళ్లు రావడం మునగడం ఎప్పుడూ చూడలేదు. ఇదే ఫస్ట్ సారి చూస్తాము. ఇక్కడ చూడండి, మొత్తం మునిగిపోయి ఎలా ఉందంటే ఇళ్లలో జనాలు అసలు ఎక్కడున్నారా ఏంటనేది తెలీదు. ఎలా వండుకుంటారు, ఎలా తింటారు ఏంటనేది అసలు ఎవరికి, అసలు ఇలా ఎందుకు వచ్చింది, ఎటు నుంచి నీళ్ళు వెళ్తలేదు, దాని గురించి మన ప్రభుత్వం వచ్చి దాన్ని చూసి మన కాలనీ వాళ్ళకి చేయవలసిందిగా నా మనవి. మాది విజయవాడ ఆటోనగర్ కాలనీ. ఇక్కడ మేము 40 ఏళ్ళ నుండి ఉంటున్నాను. పుట్టి పెరిగింది మేము ఇదే ప్రాంతంలో. నా 40 ఏళ్ల జీవితంలో నేను ఇప్పటి వరకు చూడని వాన వర్షం ఇది. రానున్న 38 గంటలు అన్నారు, 8 గంటలే ఇప్పుడు గడిచింది. ఇంకా 30 గంటలు వాన ఉంది. ఇక్కడ లోతట్టు ప్రాంతంలో ఉన్న ఇళ్ళన్నీ మునగటం వల్ల చాలామంది ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. నుంచి రాత్రి తెల్లవారుజామున నుంచి వర్షం భారీ ఎత్తున పడుతుంది. ఇక్కడ మా కాలనీ, నేను పుట్టింది ఇక్కడే, మా ఇల్లంతా ఇక్కడే. కానీ ఇంట్లో నీళ్ళు వచ్చేసి బాగా ఇబ్బందికరంగా ఉంది. అసలు ఇప్పుడు దాకా 30 సంవత్సరాల నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఏ రోజు కానీ ఇట్లాంటి వాన అనేది, ఇంత నీళ్ళు అనేది ఈ కాలనీలో అనేది ఎప్పుడు కనిపించలేదు. అలాంటిది ఇంట్లో బాగా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. కొంచెం గవర్నమెంట్ అనేది ఎవరైనా వచ్చి సహకరిస్తే చాలా బాగుంటుందని వినతి చేసుకుంటాం. हैदराबाद के कई हिस्सों में भी भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने वीकेंड में शहर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच केंद्रीय जल आयोग ने चेतावनी दी है कि अगले 2 दिनों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की ज्यादातर नदियों में उफान आने की आशंका है। और पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं और नाव के जरिए बाइक साइकिल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर के घाटल की हैं। यहाँ बाढ़ के कहर की वजह से मोटरसाइकिलों, स्कूटर्स और साइकिलों को नावों के जरिए दूसरी जगह ले जाना पड़ रहा है। शिलावती और चिर नदी का जल स्तर बढ़ने से रोजाना काम पर जाने वालों के पास नाव से सफर करने का ही विकल्प बचा है। পোল হচ্ছে, সেখানে পোল দেরিয়ে আছে, এখনো ব্রিজ হচ্ছে। মানে এই বর্ষার সময় এইভাবেই তো জীবনযাপন। হ্যাঁ, এইভাবেই হচ্ছে। আর এই নৌকা পারাপার করতে হয়, তারপর বাঁশের সাঁকো হয়। ওই বন্যায় ভেঙে গেছে, আর সেই পোল হয়ে গেলে আর কোনো অসুবিধা হবে না। এখন কোথায় যাবেন? কোথায়? আমি এখন ঘাটাল যাবো। ঘাটাল যাবেন? বন্যা পরিস্থিতি, বন্যা কবলিত এলাকা, এইভাবেই সমস্যা আমাদের। আর প্রতিনিয়ত প্রতিদিন এইভাবেই আমাদেরকে পেরিয়ে যেতে হয়। আর আমাদের খুবই কষ্ট হয়। বিশেষ করে আমাদের নদীর ওই প্রান্তের মানুষের এই সময়টা আসলে আমাদের প্রচণ্ড, আমাদেরকে এই ফিলিংসটা করতে হয়। এখন কত দূর যাবেন? আমি ঘাটাল থানা যাব। এই নৌকার উপর দিয়ে? নৌকার উপর দিয়ে, নৌকা ছাড়া ভরসা আমাদের আর দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। यहाँ रहने वाले लोग बताते हैं कि हर साल मानसून के मौसम में बाढ़ आती है, जिससे मंदिर, स्कूल, हॉस्पिटल और सड़कें सब कुछ डूब जाते हैं। আগে মেন সমস্যা রাস্তা নেই মোটেও। একটা আপদ বিপদ মানুষের বিশাল সমস্যা। আর বন্যা হলে তো দেখতেই নাই। বন্যা হলে মানুষ মানে কোনো কিছু করতে পারবে না, এত সময়। স্কুল ছেলেপেলেরা বিশাল কষ্ট হচ্ছে। আর বৃষ্টি হলে তো মোটেই আর যেতেই পারবে না। এখন তবু একটু আধটু তবু সাইকেলে এসে যাচ্ছে না, হেঁটে হেঁটে এসে তবে ওই নদী পাড়ে এসে উঠে তারপরে পেপারে আসতে পারছি। মানে এখন যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম নৌকা। হ্যাঁ, নৌকা ছাড়া আর কিছুই না। আর বন্যা হলে মানে আমাদের তো জল ঘেরার ভিতরে পড়ে যায়, মোটেও রাস্তা নেই। আর বন্যা হলে মোটেও বেড়াতে পারবো না যতক্ষণ না শুকনা হয় রাস্তা। बाढ़ से लोगों के काम धंधे पर बुरा असर पड़ता है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है।
আমরা বন্যার বৃষ্টির জন্য আমরা কোনো টেনশনে কোনো মানে এসে কাজ কাম করতে পারছি না, সেরকম পয়সা নাই আমাদের কাছে, কাজ কাম হচ্ছে পার্টিরাও পয়সা দিতে চায় না, রাস্তাঘাটের পরিস্থিতি খারাপ, রাত্রে ঘুম হচ্ছে না টেনশনে। এবার ধরেন 1 সপ্তাহ থেকে আমরা বসে আছি এখানে, হয়তো 2বার মেরে 1বার খাচ্ছি, পেট তো আর মানবে না, এবার বাধ্য আমাদেরকে রাজমিস্ত্রি বিল্ডিং এর কাজ। कई लोग दावा करते हैं कि नेताओं की अपील और वादों के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। हर बार चुनाव से पहले किए जाने वाले घाटल मास्टर प्लान के वादे अब भी अधूरे हैं। कई लोगों को उम्मीद है कि प्रशासन बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री जल्द से जल्द पहुंचाएगा। প্রশাসন বলেছে কি এখানে মাস্টার প্ল্যান না কি হবে, কবে থেকে হবে, সেই 4 বছর 5 বছর থেকে শুনছি, কোথাও কিছু হচ্ছে না। মানে প্রতিশ্রুতি স্যার। হ্যাঁ, আপনারা তো ভোট দিয়ে জিতালেন আপনাদের সাংসদকে, দেবকে, হ্যাঁ, কিছু বলছে দেব এখন ওই তো মাস্টার প্ল্যান করতে চাইছে, সে এখন আদৌ কি মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়িত হবে কি মনে হচ্ছে? হবে, কথা হয়েছে, সংসান হয়ে গেছে, কিন্তু লেট হচ্ছে, এটাই হবে বলেছে, যখন হবে। बाढ़ से घाटल बुरी तरह बदहाल है क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी में लगातार बढ़ रहे पानी की वजह से प्रशासन ने नाव की सवारी पर रोक लगा दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्नान वाले इलाके को भी बंद कर दिया गया है। इस वजह से वाराणसी पहुंच रहे सैलानी और श्रद्धालु मायूस हैं। धार्मिक नगरी वाराणसी पहुंच रहे सैलानी और श्रद्धालु मायूस हैं। शहर में गंगा नदी उफान पर है। लगातार बढ़ रहे पानी की वजह से प्रशासन ने नाव की सवारी पर रोक लगा दी है और स्नान वाले इलाके को भी बंद कर दिया गया है। इसकी वजह से गंगा आरती जैसे रोज होने वाले धार्मिक आयोजनों को घाटों की बजाय नदी से दूर की जगहों पर करना पड़ रहा है। हर एक घाट में गंगा आरती नहीं हो रही है। जैसे हम कल दशवेश घाट गए, वहाँ पे गंगा आरती छत पे हो रही है। बहुत बुरे हाल थे वहाँ पे, बहुत ज्यादा रश था, धक्के मार रहे थे लोग एक दूसरे को। तो पूरी तरह से मतलब बाढ़ आप हाँ, अच्छे से वहाँ पे हर एक चीज बिल्कुल स्तर ऊपर था और नाव भी बिल्कुल कोने में खड़ी थी कि हम कुछ नहीं देख सकते, ना गंगा आरती ना कुछ। लोगों का कहना है कि गंगा में बढ़ते पानी ने सिर्फ श्रद्धालुओं और सैलानियों के लिए ही नहीं बल्कि उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शहर के लोग बताते हैं कि सिर्फ घाट ही नहीं बल्कि आसपास के मंदिर भी डूब गए हैं। घाट तो डूबे चुके हैं। जो गंगा के तट पर मंदिर हैं वो जलमग्न है। आप लोग क्या हालात है, नीचे से चुके अब ऐसा है कि माँ गंगा यहाँ आ चुकी है। हम लोग आगे ब्राह्मण जितने हैं वह आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं उसी तरह बैठे हैं। इतना पानी पहले होता नहीं था, इस बार गंगा बहुत बढ़ गई है और यहाँ का हालात भी बहुत मतलब सही नहीं है। सब गंगा बढ़ गई इसलिए सब ऊपर हो गए हैं, मतलब सब बाहर निकल रहे हैं। तमाम पर्यटक यहाँ आते हैं, उनको किस तरह की परेशानियाँ होती हैं अगर इस तरह से पानी अगर बढ़ जाए? परेशानियाँ तो होती हैं सर, गाड़ी उड़ी लाने आने में दिक्कत होती है, इसमें प्रॉब्लम तो ही है सर। घाटों से घाट घूमते थे वो भी लोग परेशान होते हैं। हाँ, वो भी बहुत परेशान है सर। अगले कुछ दिनों में वाराणसी में हल्की से भारी बारिश होने का अनुमान है। ऐसे में घाटों पर जाने पर लगी रोक बढ़ाई जा सकती है और शहर के लोगों और सैलानियों का इंतजार और लंबा हो सकता है। और असम में मुस्लिम विवाह कानून को लेकर नया कानून पारित कर दिया गया है। इस कानून के तहत अब मुस्लिम समुदाय में होने वाले विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। असम सरकार ने नया मुस्लिम विवाह कानून पारित किया है। इसके तहत राज्य में समुदाय के लोगों के सभी विवाहों और तलाकों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। असम अनिवार्य मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण विधेयक 2024 का मकसद बाल विवाह पर रोक लगाना, दोनों पक्षों में सहमति सुनिश्चित करना, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और बहु विवाह पर रोक लगाना है। मुस्लिम विवाहों के पंजीकरण के इस नए कानून के तहत अब काजियों या मुस्लिम स्कॉलरों को विवाह का पंजीकरण करने की जरूरत नहीं होगी, जबकि पुराने कानून के तहत ये अनिवार्य था। बेसिक पॉइंट ये है ये जो मेनली जो निकाह का बाद है वो निकाह एज पर इस्लामिक लॉ बोर्ड का हिसाब से होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। उसमें खाली एक नया ऐड हो गया है जो आप लोग काजी से निकाह कर सकेगा, लेकिन काजी रजिस्टर नहीं कर सकेगा। फॉर रजिस्ट्रेशन आपको सब रजिस्टर में या ब्लॉक में ऐसा कुछ एक नियम उसमें डिटेल
लॉ में आएंगे वो आपको पता चल जाएगा। सभी मुस्लिम विवाह और तलाक असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 के तहत रजिस्टर किए गए थे। इस पुराने कानून ने राज्य सरकार के ऑथराइज्ड काजियों को विवाह और तलाक रजिस्टर करने की इजाजत दी थी। नए विधेयक के तहत मुस्लिम विवाह का रजिस्ट्रेशन तभी हो सकेगा जब शादी के वक्त महिला की उम्र कम से कम 18 साल और पुरुष की उम्र कम से कम 21 साल हो। इसके अलावा शादी में दोनों पक्षों की सहमति होना भी जरूरी है। मेरे चिंता तो वो बात की है कि कैसे वो लोग जो सरकारी पदाधिकारी उनके पास जाएंगे, लेकिन कानून में जो व्यवस्था लिया गया उस पर मुझे कहने का कुछ नहीं है, लेकिन ये सब रजिस्टर तक सरकारी पदाधिकारी तक जाना, क्योंकि एक ब्लॉक में एक ही कोई ऐसा भी ब्लॉक है जिसमें कोई रजिस्टर नहीं है, तो ये मुश्किल होगा गरीब लोग के लिए, अनपढ़ लोग के लिए, जो इकोनॉमिकली वीक है उनके लिए मुश्किल होगा, ये मेरा कहना है। हालांकि काजियों की कराई मुस्लिम शादियों के सभी पिछले रजिस्ट्रेशन वैध रहेंगे। नया कानून केवल कानून के दायरे में आने वाली नई शादियों पर लागू होगा। नया कानून रजिस्ट्रार को बाल विवाह के खिलाफ रिपोर्ट करने का अधिकार देता है। दूसरी तरफ पुराने कानून में कम उम्र में विवाह के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई का प्रावधान नहीं था। और पंजाब में किसानों के प्रदर्शन को 200 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान दिल्ली के शंभू बॉर्डर पर पहुंचे और इस दौरान किसानों ने अपने आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की। पंजाब में किसानों के प्रदर्शन को शनिवार को 200 दिन पूरे हो गए। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पास शंभू, खनौरी और रतनपुरा बॉर्डर पहुंचे। किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए मंच पर ओलंपियन विनेश फोगाट भी थी। किसान नेताओं ने कहा कि वे इस मौके पर भविष्य की कार्रवाई की योजना तैयार करेंगे, क्योंकि मोदी सरकार हमारा दमखम परख रही है, किसान मजदूर की आवाज का सम्मान भी नहीं कर रही है, उनकी बात भी नहीं मान रही है। सारी बात उसके समक्ष हम रखेंगे और आने वाले समय में किस तरह के आंदोलन को और तेज किया जाए वो रणनीति तय भी होगी और नए ऐलान भी आज किए जाएंगे। हमने कॉल दे रखी है 1 महीने पहले से, जब मोर्चे के 200 दिन पूरे हो जाएंगे तो बड़े इकट्ठ करेंगे, क्योंकि एक एहसास कराएंगे सरकारों को जो 200 दिन में किसी सरकार ने कोई ये नहीं समझा भी हमारा डेमोक्रेसी ना की कोई चीज नहीं बची। 200 दिन से किसान रोडों पे बैठे हैं, जिसमें ठंड, बरसात और इतनी गर्मी में बैठे हैं, किसी ने सुनवाई नहीं करी। जो हम मांगे लेके बैठे हैं हमारी 12 मांगे, तो उसके लिए आज बट्टे कट करे जाएंगे। किसानों की प्रमुख मांगों में सभी फसल के लिए एमएसपी की कानून गारंटी प्रमुख है। अपनी मांगों के लिए किसान 13 फरवरी को शंभू बॉर्डर पर डटे हैं। उन्हें सुरक्षा बलों ने दिल्ली जाने से रोक दिया था। और भारतीय ओलंपिक रेसलर विनेश फोगाट पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि वह पूरे दिल से आंदोलन का हिस्सा है। इसी के साथ उन्होंने किसानों की मांगों का भी समर्थन किया। रिपोर्ट देखिए। ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट शनिवार को पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि पेरिस ओलंपिक की तैयारियों में व्यस्त होने की वजह से वे पहले प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकी। अब वे पूरे दिल से आंदोलन का हिस्सा हैं। लोग ऐसे कोई भी अपना घर परिवार छोड़ के नहीं बैठता है। हम भी दिल्ली में बैठे थे तो मजबूरी में ही बैठे थे। हर कोई मजबूरी में बैठता है ना। इनके पास खेत है, अपने काम कर सकते हैं। ये देश की उन्नति में बहुत बड़ी भागीदारी हमारे किसानों की है, और वो अगर सड़क पे बैठते हैं तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज का, है ना। मेरे पे फोकस नहीं है आज मेरे पे फोकस नहीं है आज मेरे पे फोकस नहीं है। आज हमारे इस किसान कौम के ऊपर फोकस होना चाहिए आपका। ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे बस। विनेश ने कहा कि किसान हर जगह हैं। अगर वे नाखुश हैं तो इसका असर पूरे समाज पर पड़ेगा, क्योंकि खाद्य सुरक्षा से समझौता होगा। उन्होंने कहा कि अगर आंदोलन हरियाणा में फैलता है तो वे किसानों का समर्थन करेंगी। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि उनके योगदान को सियासी नजरों से नहीं देखा जाना चाहिए। वो अगर नाराज है तो आपको वो खिलाड़ियों पे भी नुकसान होता है। अगर वो हमें खाना नहीं देंगे, मैं वही बोल रही हूँ, अगर वो हमें खाना नहीं देंगे तो हम कैसे कॉम्पीट करेंगे।
लेकिन वो इतने निर्दयी नहीं है, ये खाना देते हैं पूरे देश को। इतना सब होने के बाद भी ये लोग खुले दिल से पूरे देश को आज भी अनाज दे रहे हैं। ये चाहे तो सब कुछ बंद कर सकते हैं देश का, लेकिन बड़ा दिल है इनका बहुत ज्यादा, और सरकार को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए इस मामले में। शनिवार को किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे हो गए। इस मौके पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पास शंभू और खनौरी और रतनपुरा बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। लाइफ टाइम्स पर खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।